हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम बढ़िया होंगे और तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर वन शॉट काफ़ी दिनों से नहीं आया। तो प्यारे रसगुल्लों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के चैप्टर 4 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यानी डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व को बहुत ही सिंपल तरीके से निपटाने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो आपको टेंशन फ्री हो जाना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनका पोस्टमार्टम बहुत ही आसानी से करने वाले, इसलिए वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आज की कॉपी और पेन लेकर के बैठना, पूरा का पूरा छाप लेना भाई, क्योंकि यही आपके बोर्ड एग्जाम में रामबाण का काम करेगा। क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है, इसमें जो कारण वाले प्रश्न होते हैं, 4 कारण वाले ऐसे प्रश्न हैं जो 100 में 100% हर साल हर एक सेट में पूछे जाते हैं। तो उनको भी हम बहुत ही अच्छी तरह से देखेंगे। और हाँ, थोड़ा अगर आज आवाज़ बदली हुई लग रही हो तो कोऑपरेट करना रसगुल्लो, क्योंकि थोड़ा तबीयत डाउन है भाई, थोड़ा आवाज़ बदली है, यानी मौसम ही ऐसा है कि सर्दी जुकाम का सीजन है। चलिए भैया, देखते हैं एक एक टॉपिक को हम बड़े ही सिंपल तरीके से कवर करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है रसगुल्लों, संक्रमण तत्व क्या है और इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? ठीक है, या फिर इसी को बोलेगा डी ब्लॉक के तत्व क्या है, इनको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। समझना, रटना नहीं है बच्चों, ये चैप्टर ही ऐसा है कि भैया रट्टा मार के नहीं याद कर सकते। देखिए, अगर पेरियोडिक टेबल की बात करें, ये आपके सामने एक पेरियोडिक टेबल है, शायद धुंधला है, ठीक है ना, उतना दिख भी ना रहा होगा, लेकिन समझने के लिए पर्याप्त है। देखिए बच्चों, ये जो यहां से यहां है, ठीक है, यानी ये आपका पहली पंक्ति हो गया, ठीक है ना, ये दूसरी, ठीक है ना, ये सॉरी, ये जो आपका स्तंभ दिख रहा है, ठीक है ना, ये जो स्तंभ दिख रहा है, ये आपका पहला दूसरा हो गया। भैया एक में तो होता है क्या चीज, यहां पे हम बात करें तो ये क्षार धातु के लिए है, ठीक है। अब यहां पे जो ब्लॉक होता है इसको एस ब्लॉक कहा जाता है, यानी ये इतना वाला पार्ट, ठीक है ना, ये इतना वाला पार्ट जो होता है रसगुल्लों, इसको क्या बोलते हैं, ये एस ब्लॉक होता है, ठीक है ना। अब यहां से भैया इतने की बात कर ले बबुआ, इतने की बात कर ले बच्चों, तो ये वाला क्या होता है, पी ब्लॉक होता है। और बीच वाला जो होता है रसगुल्लों, इतना, ये बीच वाला होता है डी होता है। और ये जो आपके बात कर ले भैया, ये आपके जो हैं तो, ठीक है ना भैया, ये तो ऊर्ध्वाधर है, ये 36 पंक्तियां हैं, तो इनको बोला जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आपके पेरियोडिक टेबल में बोले तो आपकी जो ये क्या है, श्रेणी है, मतलब यूं कह लें कि आवर्त सारणी है, इसमें 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस तथा पी ब्लॉक चैप्टर तो कट गया है, उसमें भी पूरा का पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, वो तो हटा दिया, तो हमसे उससे मतलब है नहीं। तो भैया यहां पर होता है डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक इन दोनों के बीच में है। समझना, संक्रमण का मतलब, जैसे संक्रमण आपके शरीर के अंदर हो जा रहा है, तो वो शरीर के अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, शरीर के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसी तरह से इसका भी चीज, मतलब पूरा सिस्टम होता है। मतलब ये है भैया कि ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम करते हैं तो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं डी उपकोष में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन डी क्या होते हैं, आंशिक रूप से भरे होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन भैया डी उपकोष में ही प्रवेश करेंगे जरूर, ठीक है। तो ऐसे तत्व को क्या कहेंगे, डी ब्लॉक के तत्व। क्या बताया बच्चों कि ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डी उपकोष में भरते हैं, उनको कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व। क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब ये तो हो गया डी ब्लॉक के तत्व या फिर संक्रमण तत्व, लेकिन यहां पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, इसका भी तो कोई रीजन होगा। बिल्कुल है बच्चों, देखिए संक्रमण जो तत्व होता है वो एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होता है, यानी इसके जो गुण हैं इनसे लगभग लगभग मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो जो डी ब्लॉक का तत्व होता है वो एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होता है, इसी कारण से इसको कहा जाता है संक्रमण तत्व, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। अब देखिए, लिखना चाहेंगे भैया हम लिख सकते हैं, ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बबुआ बाह्य कोश के डी कक्षक में भरते हैं, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व
कहते हैं। और डी ब्लॉक के तत्वों को ही संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्यों कहते हैं भैया, तो वो देख लीजिए कि डी ब्लॉक के तत्व जो हैं एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं। इसी कारण से इन्हें ट्रांजिशन मेटल बोले तो संक्रमण धातु या फिर संक्रमण तत्व कहते हैं। बहुत ज़्यादा डीपली में नहीं जाना, बहुत गहराई में नहीं जाना। हमारा टारगेट है भैया बोर्ड एग्जाम। हम सबका मकसद एक ही है, चीन टपाक ढम ढम, है ना। तो याद रखना। तो हो गया बच्चों संक्रमण तत्व क्या है, तो हमने बोला। और एक चीज ध्यान देना भैया, इसमें जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं बच्चों, तो बाह्य कोश से पिछला कोश यानी बाह्य कोश से पहले वाला n-1 इंटू डी, ये क्या है, आंशिक रूप से भरा होता है। अब इसका लॉजिक भी है, इसका कारण भी है, वो हम जब कारण वाला प्रश्न इसी में देखेंगे तब समझाएंगे आपको। ठीक, तो चलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी है। हर साल ये सेट में आपका क्वेश्चन के रूप में तो पूछेगा ही, बहुविकल्पी में भी पूछ लेता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए जो संक्रमण तत्व होता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा n-1 इंटू डी। ये आंशिक भरा होता है, इसमें 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम। फिर उसके बाद ये ns1r2, ठीक, यानी 1 से 2, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है भैया, ये हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता देते हैं फिर से, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है बबुआ, याद रखना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन अक्सर यही करता है कि यहां पर बोलेगा कि संक्रमण तत्व क्या है, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, या फिर कह देगा डी ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक, इनको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। तो यहां से आपके 3 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। एक तो संक्रमण तत्व क्या है, दूसरा संक्रमण तत्व को मतलब सॉरी, एक तो डी ब्लॉक का तत्व क्या है पूछेगा, दूसरा भैया डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, तीसरा है आपका कि संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो समझ में आ गया, उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपको वहां फिगर बनाने की जरूरत है नहीं पेपर में, बस ये समझने के लिए हमने बता दिया कि भैया कौन सा आपका डी ब्लॉक है। ठीक, चलिए छाप लीजिए इसको पहले। हो गया, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक को। ठीक, अगला है बच्चों इस चैप्टर का एक और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, या अब हमको इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं भैया। ठीक, कि संक्रमण तत्वों के अभिलक्षणिक गुण लिखिए, या फिर इन्हीं को बोल देता है ऐसे विशेषता। क्या बोलेगा, विशेषताएं, संक्रमण तत्व की विशेषताएं लिखिए, यानी विशेषता वही है जो अभी हम कारण वाला प्रश्न देखेंगे वही। ठीक, तो चलिए समझ लेते हैं कि संक्रमण धातु कह लें या संक्रमण तत्व आएगा, इनकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो संक्रमण तत्व की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिनमें से हमने कुछ लिख दिया। आपको तो 4 या 5 याद रखना है, हमने तो 6-7 लिख दिया है ताकि हमारे प्यारे रसगुल्लों को कोई दिक्कत ही ना हो। तो संक्रमण तत्व की बात करें, पहला भैया सभी संक्रमण तत्व उच्च गलनांक तथा क्वथनांक के होते हैं, यानी इनका जो गलनांक होता है उच्च होता है। क्यों, क्योंकि जनरली ये जो ठोस के रूप में होते हैं, मेटल्स होते हैं, तो इनका गलनांक क्या होता है भैया, ये बहुत ही उच्च ताप पर गलते हैं। ठीक है ना, तो इनका गलनांक भी उच्च होता है, क्वथनांक भी। ठीक है ना, अगला है कि इनमें अधिकांश धातुएं रंगीन यौगिक बनाते हैं। यही सबसे ज्यादा कारण में पूछता है कि रंगीन यौगिक बनाती हैं, क्यों बनाती है, तो देखेंगे ना, काहे परेशान होना। तो इनमें अधिकांश धातुएं क्या है, रंगीन यौगिक बनाती हैं। कहने का मतलब भैया इनका क्या है, विभिन्न प्रकार के ये रंग बिरंगे होते हैं। कौन, संक्रमण तत्व, जो संक्रमण धातुएं होती हैं। ठीक है ना, इनका एक अलग अलग अपना अपना कलर होता है। अगला, ये धातुएं संकुल यौगिक बनाते हैं। अब संकुल यौगिक क्या है, उपसह संयोजन यौगिक जिसको बोलते हैं। तो संक्रमण धातुएं क्या है, संकुल यौगिक या उपसह संयोजन यौगिक बनाते हैं, उनमें इनका प्रयोग होता है। कैसे होता है भी बताएंगे। ठीक है ना, और ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं, यानी इनकी ऑक्सीडेशन जो नंबर्स है वो चेंज होती रहती है। कॉमन के रूप में अगर हम देखें तो जो लैंथेनाइड है, मतलब जो एफ ब्लॉक के तत्व है और डी ब्लॉक के तत्व है, उनमें देखें तो +3 ऐसा होता है जो कॉमन आपका मिल जाता है। बाकी इनकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है, इनकी अवस्था होती है, वो बदलती होती है, यानी परिवर्ती होती है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है भैया कि ये सामान्यतः अनुचुंबकीय होते हैं, यानी इनमें क्या है,
चुंबकत्व का, मैग्नेटिज्म का गुण पाया जाता है। तो ये जो संक्रमण, जो अधिकांश संक्रमण धातुएं होती हैं जनरली क्या होती हैं, उनमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, यानी अनुचुंबकीय होती हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट है कि ये अच्छे उत्प्रेरक का मतलब होते हैं, ये अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। कहने का मतलब जो संक्रमण धातुएं हैं ये उत्प्रेरक की भांति भी व्यवहार करती हैं, उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें धात्विक चालकता उपस्थित होती है, यानी इनमें भैया क्या है, चालकता का गुण पाया जाता है। ठीक, यानी वैद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, तो चालकत्व बोल रहे हैं, चालकता का गुण पाया जाता है। तो आपने देख लिया ये सभी विशेषताएं हैं, रटने की जरूरत नहीं है भाई, हम बार बार बोल दे रहे हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा रटना है नहीं, बड़ा आसान है, एक बार देखेंगे दिमाग में छप जाएगा। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि कॉपी और पेन के साथ बैठना, क्योंकि भैया आपको राइटिंग की भी ज़रूरत नहीं, आप घसीट दीजिए जितना हो सके, बस आप पढ़ सको अच्छे से। ऐसे कोई रफ कॉपी लीजिए, उसी में छाप लीजिए। ठीक, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के टाइम में आपके माइंड पे इतना प्रेशर हो जाता है कि आप क्वेश्चन बैंक लेकर के अगर बैठ जाते हो ना, समझ में नहीं आएगा कि पढ़ना क्या है। और अगर हमारे भाई अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हैं, हम जो आपको दे रहे हैं, तो यकीनन इससे आपको 90+ लाने में कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि हम भी चाहते हैं आपको कितना कुछ दे सकें ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। और इसके लिए दिन रात आपको भी मेहनत करना होगा, ऐसे नहीं कि भी हमारे अकेले चाहने से कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा भैया, मेहनत तो करना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता मेरे दोस्त, कुदरत चिड़िया को भी खाना देता है लेकिन घोंसले में नहीं। अगर आप राम के भरोसे, भगवान के भरोसे, अल्लाह के भरोसे, ठीक है ना, बैठे हुए कि हमको प्रभु दे देंगे, कुछ भी नहीं होने वाला, नहीं होगा भाई। मेहनत तो करो, एटलीस्ट आप मेहनत करो, दिन रात पढ़ाई करो ना, तभी कुछ होगा। पता चले आप सोच रहे हो, ये मत सोचना कि हम ही अकेले पढ़ाकू हैं। जिस समय आप घोड़ा बेचकर सो रहे होते हो, उस समय लाखों बच्चे दिन रात पढ़ाई में लगे हुए हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि हम ही धुरंधर हैं। हाँ, इतना जरूर है कि हमें औरों से नहीं, खुद से आगे रहना, इसलिए मेहनत करना पड़ेगा और इसीलिए पढ़ना है। ठीक है, अगर आगे आपको कुछ करना है। चलिए जल्दी से छाप लीजिए इसको जरा, हो गया भैया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आ गया ना बाबू, बोल दिया ना, कारण वाला प्रश्न। अभी जो कुछ देखा वही कारण के रूप में पूछा जाता है। पहला है कि संक्रमण धातुएं या तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं। तो बच्चों देखिए, अगर इसकी बात कर ले भैया, हम ऐसा नहीं कि बस हवा हवाई बोल रहे हैं, आप चाहे जब का पेपर देखिए, चाहे आप 2021 से ले लीजिए। अब ये मत कहिएगा पेपर 21 में नहीं हुआ था, अरे हुआ था भाई, जो नंबर से नहीं संतुष्ट थे उनका हुआ था। 21 का देखिए, 22 का देख लीजिए आप, 23 का देख लीजिए भैया, 24 का देख लीजिए। 24 में तो 3-4 सेट में आया था। मतलब ये क्वेश्चन आपको हर साल, हमने तो यहीं से लिखा, उसके क्या आगे नहीं आए थे, लेकिन यहां से हमने लिख दिया है। तो यूं समझिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो भैया इस पे तो स्टार लगा के रखना, इस पे तो स्टार बना लो बच्चों। ये वाला जो क्वेश्चन है टपकेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए, कह रहा है कि संक्रमण धातुएं, ये संक्रमण जो तत्व हैं रंगीन यौगिक बनाते हैं। ठीक, क्यों, या ऐसे भी पूछ लेता है रंगीन आयन बनाते हैं। तो याद रखना इसका कारण क्या है। देखिए अभी हमने बताया ना कि जो संक्रमण धातुएं उनमें एक नेचर होता है। नेचर ये होता है कि जो संक्रमण धातुएं होती हैं वो भिन्न भिन्न रंगों की होती हैं। लेकिन अगर भिन्न भिन्न रंगों की होती हैं तो इनका भी कोई लॉजिक होगा। जैसे संक्रमण धातुएं हैं बच्चों, संक्रमण धातुएं पर जब क्या होता है, श्वेत प्रकाश, जैसे जैसे यहां पे है सनलाइट, तो भैया जैसे इस पे प्रकाश आपतित होगा, ठीक, तो इसमें हमको पता है कि भैया कि कुछ भाग तो अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ भाग क्या इसको क्या है, परावर्तन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा इसमें। तो यहां पे ध्यान देना, ये जब धातु क्या करता है, ये श्वेत प्रकाश में भिन्न भिन्न रंग होते हैं, हमको पता है 7 रंग होते हैं, फिजिक्स में पढ़ा है आपने कि जब प्रिज्म से गुजारते हैं 7 रंगों की पट्टी बन जाती है। ठीक है ना, वर्ण विक्षेपण होता है ये घटना। तो ऐसे इसमें होता है कि धातु के अंदर ये नेचर होता है, ये एक विशिष्ट रंगों वाले प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अवशोषित कर लेगा। तो जैसे यहां से भाई श्वेत प्रकाश में जैसे ये लाल को अवशोषित कर लिया तो ये लाल रंग का दिखाई पड़ेगा। ठीक है, पीले रंग का प्रकाश का अवशोषण कर लिया, पीले रंग का दिखाएगा, हरे का कर लिया तो हरे रंग का होगा। ठीक है ना।
तो इसी तरह से इसमें क्या होता है, ये क्या है कि इनमें हमने बताया ना कि एक मतलब एक ऐसा नेचर होता है कि ये भिन्न भिन्न रंग के होते हैं। तो यहाँ पर लिखना चाहेंगे ऐसा क्यों होता है उसको समझना, कि जब संक्रमण तत्व भैया ठोस अवस्था में हो या जलीय विलयन में, हमने बताया चाहे ये सॉलिड फॉर्म में हो चाहे इनका एक जलीय विलयन भी तैयार कर दो तब भी वो रंगीन ही दिखेगा। क्यों दिखेगा, तो यहाँ पर वही है कि रंगीन आयन बनाते हैं। इसका कारण यह है कि जब संक्रमण धातु आयन पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो बच्चों अपूर्ण कक्षकों में, हमने बताया ना कौन सा कक्षक अपूर्ण होता है, n-1 इंटू डी। ये क्या होता है, अपूर्ण होता है, यानी आंशिक रूप से भरा होता है। तो अपूर्ण कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें भैया इसको पेयर चाहिए, जोड़ा बनाना है, अयुग्मित ही होगा, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। यानी इसमें इस कोश में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो आंशिक रूप से भरा होता है, तो कहीं उसको क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन, हमने बताया ना पेयर करने के लिए ये क्या है, प्रकाश का अवशोषण कर लेगा। ठीक, और जैसे ही अवशोषण करता है ये निम्न ऊर्जा वाले कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश। क्यों, क्योंकि भैया जैसे ये मतलब ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है तो ये अपनी कक्षा को छोड़कर अपने से उच्च कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। तो जाहिर सी बात है दूसरी कक्षक में जब प्रवेश करेगा तो भैया इसका एक अलग रंग हो जाएगा। ये चीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब हम पढ़ाएंगे फिजिक्स में, ठीक है ना, लाइनमैन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड श्रेणी जब पढ़ाएंगे तो अच्छे से समझाएंगे वहां पर श्रेणियां। केवल यहां पर इतना समझना है, हमने क्या बताया बच्चों कि जो संक्रमण धातु है वो ठोस अवस्था या फिर जलीय विलयन में क्या होते हैं, रंगीन यौगिक बनाते हैं। कारण क्या, कि जब इन पर क्या होता है, संक्रमण धातु पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो जो क्या होता है, अपूर्ण कक्षक होता है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये प्रकाश का अवशोषण कर लेता है और फिर क्या करता है कि जैसे हम बता दे रहे हैं ये भिन्न भिन्न कक्षक है भैया, तो ये अपनी निम्न कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश कर जाता है। इसी कारण इनका एक अलग अपना रंग हो जाता है। ठीक है ना, तो यही कारण है कि संक्रमण तत्व या फिर संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक बनाती हैं। आई बात समझ में, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना बच्चों, इतना हम बता दे रहे हैं। चलिए जल्दी से इसको छाप लीजिए भाई, इतना आसान आपको शायद ही कहीं मिले। ठीक है ना, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अगला देखिए ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय लक्षण दर्शाते हैं, ये भी 2024 में 2 सेट में आया था। ठीक, तो संक्रमण मतलब जो तत्व कह ले या संक्रमण धातु यहां पर बोलेगा, अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। क्यों, क्या रीजन है, तो देखना बच्चों, संक्रमण तत्व जो हैं या फिर हम कह लें आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है ना, अर्थात अनुचुंबकीय लक्षण का प्रदर्शन करते हैं। इसका कारण वही हमने बताया, सब में कारण लगभग एक जैसे हैं। इसका कारण यह है कि इसमें n-1 इंटू डी जो उपकोष होते हैं इसमें प्रायः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो n-1 इंटू डी कक्षक होता है ये हमने बताया कि ये क्या होता है, आंशिक रूप से भरा होता है। ठीक, आंशिक भरा होता है। अब आंशिक भरा होगा तो इसके कारण इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। वही चीज है कि इसमें प्रायः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तब ये इस दशा में ये प्रतिचुंबकीय होते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि अगर इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तब तो ये चुंबकीय गुण को दर्शाएगा, लेकिन अगर इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाए यानी इसमें क्या है, आंशिक रूप से ना करके ये पूर्ण रूप से भर जाए, तब ऐसी दशा में वो प्रतिचुंबकीय गुण को भी दर्शा सकता है। और इसमें चुंबकीय गुण को दर्शाने के लिए भैया ध्यान देना, इनका चुंबकीय आघूर्ण अगर निकालना हो तो कहीं कहीं फार्मूला भी पूछ लेता है। तो इनका जो चुंबकीय आघूर्ण, कभी कभार भैया चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए पूछ लेता है, तो इसके लिए फार्मूला हो जाता है बच्चों कि म्यू बराबर रूट में भैया n और यहाँ पे n+2 हो जाता है और bm। ठीक है ना, ठीक, ये आपका ध्यान देना, कभी कभार ये फार्मूला पूछ लेता है। ठीक, जहाँ पर बच्चों ये n जो है
N क्या होता है? N ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये जो Bm है इसे बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन, ये इसका चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक, बोर मैग्नेटॉन। तो चुंबकीय आघूर्ण के लिए कभी कभार फार्मूला भी ऐसे पूछ लेता है, तो इसको भी थोड़ा समझ जाइएगा आप, ठीक। चलिए इसको भी जल्दी से छाप लीजिए भाई, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, हो गया भैया? 1 मिनट भाई, थोड़ा जी। चलिए ठीक है, हो गया। चलिए भाई चलते हैं, इसको जल्दी से छाप लेना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर। चलिए बच्चों अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 गौर से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, कह रहा है कि संक्रमण तत्व या इनके यौगिक एक अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उसमें देखो सब ये आपके विशेषता वाले में बताया गया है भैया। ये अच्छे एक मतलब एक उत्तम उत्प्रेरक या फिर कह ले एक अच्छे उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। क्यों, क्या रीजन है कि एक अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं या एक अच्छे उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं? ठीक है, अब इसमें भी देखिए सेम लॉजिक है, वही कारण है, बस थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है ना। बाकी लगभग सेम है कि संक्रमण तत्व या उनके यौगिक को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि इसका कारण यह है कि ये परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं। बताया भी है इसके पहले भैया कि परिवर्ती आक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं इसको आगे देख लेंगे हम। तो ये आक्सीकरण मतलब परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं तथा इनके पास अपूर्ण n-1 इंटू डी उपकोष होता है, जिससे यह अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। क्योंकि उत्प्रेरक का काम ही होता है, उत्प्रेरक देखो, उत्प्रेरित करना का मतलब किसी को बढ़ावा देना, तो उत्प्रेरक का काम ही होता है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक होते हैं, है ना। उत्प्रेरक समझ में आ गया। तो आपने एक चीज देखा होगा, जैसे अमोनिया का फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल भी देखना चाहेंगे तो भैया जैसे अमोनिया का जब निर्माण करते हैं हैबर विधि द्वारा, तो अमोनिया के निर्माण में अगर आप नोटिस करें तो वहां पर उत्प्रेरक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो वहां पर उत्प्रेरक के रूप में Fe और प्लस MO, ठीक है ना, यानी आयरन और मोलिब्डेनम, इसका उत्प्रेरक वर्धक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। Fe प्लस MO यानी आयरन और मोलिब्डेनम ये उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं। तो भैया Fe क्या है? ये आपका संक्रमण तत्व तो है, संक्रमण धातु ही तो है। तो याद रखना भैया, तो ये क्या करते हैं, एक अच्छे उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। जैसे आपने प्लेटिनम वगैरह को देखा होगा कि भैया उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं या काम करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया कि संक्रमण तत्व एक अच्छे उत्प्रेरक की तरह व्यवहार क्यों करते हैं, क्यों एक अच्छे उत्प्रेरक माना जाता है। कारण यही है कि ये भिन्न भिन्न आक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं, जिससे होता क्या है भैया कि ये इनके जब बाह्य वाला जो कोष n-1 इंटू डी उपकोष अपूर्ण होता है, तो इसमें जो अगर हम बात करें तो अपूर्ण होने के कारण ही ये क्या करता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्या करते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, वही अभिक्रिया की दर को बढ़ा देंगे। इसी कारण ये एक अच्छे उत्प्रेरक भाई इनको माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला चौथा देखते हैं कि संक्रमण तत्व परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अभी हमने इसमें जो देखा तो यहां से ये भी पूछ लेता है कि संक्रमण जो तत्व हैं वो परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था को क्यों दर्शाते हैं। तो इसका भी कारण है कि संक्रमण तत्व परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं क्योंकि n-1 इंटू डी कक्षकों तथा ns कक्षकों की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता है, ठीक। मतलब ये कह ले भैया कि जो आपका n-1 इंटू डी और दूसरा होता है भैया ns, दूसरा होता है ns, यही तो होता है क्योंकि यहां से 1 से 10 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, इसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों में अगर बात कर ले भैया, इनमें और इनमें, कह रहा है कि इनकी ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता है, यानी उनके ऊर्जाओं में अधिक अंतर नहीं होता है, जिसके
कारण क्या होता है, संक्रमण तत्वों में से आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन, यानी जिसके कारण इसमें से जो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं और ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या बढ़ जाती है। तो वही चीज बताया, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ही भाई ये ना बाहर निकलेगा तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन होगा जरूर। तो यही कारण है कि भैया ऑक्सीकरण अवस्थाएं बदल जाती हैं इसकी, ठीक है ना। चलिए तो भैया इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, इस दोनों क्वेश्चन को, ठीक है ना, जल्दी से छाप लीजिए। हो गया भाई। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अगला देखते हैं बच्चों। अब अगला है इनर ट्रांजिशन मेटल, बोले तो आंतरिक संक्रमण धातु, ठीक है ना, या आंतरिक संक्रमण तत्व। अब इसको हम एफ ब्लॉक के भी तत्व बोल सकते हैं। देखिए संक्रमण तत्व में हमने बताया डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं उसको, और आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होता है, एफ ब्लॉक के, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से समझिए फिर से एक बार, हमने बोला कि भैया आपका ये जो है एस ब्लॉक है, ये जो है बच्चों पी ब्लॉक है, ये जो है डी ब्लॉक है जिसको हमने देख रखा भी, और ये वाला ही क्या होता है, एफ ब्लॉक होता है। समझना है, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना। देखिए जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं इन्हें ही आंतरिक संक्रमण तत्व या अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भैया इसी में छुपे होते हैं बच्चों, ठीक है ना। अंतः संक्रमण तत्व बात कर ले, ये आपका यहां से 58 से लेकर के यहां पे अगर चले जाएं 71 तक रहते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से इसमें ये आ जाते हैं 90 के बाद से लेकर 103 तक के, ठीक है। तो यहां पर ये इसी के अंतर्गत जो इसी में से जो होता है आपका पीरियोडिक टेबल, इन्हीं में ये अंदर की तरफ छिपे होते हैं। तो भैया इनको उचित स्थान यहां पर नहीं दिया गया है, ठीक है। इनको आवर्त सारणी के नीचे 2 क्षैतिज पंक्तियों में इस स्थान दे दिया गया है और इनका अलग अलग नाम भी रख दिया गया है। भैया पहला है लैंथेनाइड, क्या है बच्चों, लैंथेनाइड, पहला है लैंथेनाइड, ठीक। और दूसरा जो श्रेणी है इसको बोलते हैं एक्टिनाइड, क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड। अब लैंथेनाइड और एक्टिनाइड क्यों कहते हैं, और कुछ नाम रख सकते थे। तो देखिए इसका कारण है क्योंकि भैया यहाँ पे शुरुआत लैंथेनम तत्व से होती है इसलिए लैंथेनाइड, और इसमें क्या होता है शुरुआत एक्टिनम से होती है तो इसीलिए एक्टिनाइड। तो समझ में आ गया। तो इन दोनों में अगर हम बात करें भैया, इसमें कहां से लेकर के 58 से लेकर के आपके 71 तक के तत्व होते हैं, ठीक है ना। आपका यानी बात करें तो 57 से लेकर 57 58 ऐसे चलेगा, ठीक है। 57 पे तो लैंथेनम ही होता है। अब इसमें बात करें यानी 14 तत्व आपके लैंथेनाइड में हो जाते हैं, और यहां से भैया ये तो आपका वैसे देखें तो ये 89 से होता है एक्टिनम, लेकिन यहां फिर उसको आगे छोड़कर चलेंगे तो TH यानी थोरियम से लेकर ये 90 होता है, 90 से 103 तक का, इसमें भी 14 तत्व होते हैं। तो यूं समझ लें कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में प्रत्येक श्रेणी में 14 तत्व होते हैं, ठीक है ना। 14 तत्व इनमें भी रहेगा, 14 तत्व इनमें भी रहेगा। अगर पूछ लिया जाए कि भैया लैंथेनाइड क्यों कहते हैं तो लिख देना रसगुल्लों, क्योंकि इनकी शुरुआत लैंथेनम से होती है इसलिए लैंथेनाइड, और एक्टिनाइड क्यों तो एक्टिनम से होती है, ठीक है ना, इसलिए एक्टिनाइड। तो यहां पर एक चीज और ध्यान से समझना, इनको भैया 4F श्रेणी भी कहते हैं और इनको भैया 5F श्रेणी भी कहा जाता है। तो 4F श्रेणी या 5F श्रेणी से भी इनको दर्शाया जाता है। तो इतना मतलब समझने के लिए बहुत है। तो हमने क्या बताया, अब लिखना वही चीज कि अंतः संक्रमण तत्व क्या है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो भैया देखिए अंतः संक्रमण तत्व ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में की बार प्रवेश कर जाए तो उसे F ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो इन्हें ही अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक है ना, इनको ही अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। तो वही लिखेंगे कि ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में प्रवेश कर जाते हैं भैया, उन्हें F ब्लॉक के तत्व, ठीक है, या अंतः संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। इनमें 2 श्रेणियां होती हैं बच्चों, जिन्हें 4F या 5F अर्थात लैंथेनाइड व एक्टिनाइड के नाम से जाना जाता है। और दोनों श्रेणियों में बात कर ले बच्चों 14 तत्व होते हैं, ठीक है ना, 14 तत्व दोनों में
उपस्थित होते हैं, इतना याद रखना। ठीक, अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, ठीक है ना, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब हम देखें बच्चों तो कैसे हो जाएगा भैया, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। चलिए, तो भैया यहां पे लिखेंगे वही चीज, एफ ब्लॉक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, समझना भैया ध्यान से। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है बच्चों, क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना भैया। देखिए, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो n-2, और इसमें f जो उपकोष होगा वो भैया आपका जाएगा 1 से 14 तक के तत्व। फिर उसके बाद ये n-1 इंटू ये d, ये आपका 0 से 1 भर जाएगा। उसके अलावा ये आपका जो s उपकोष होगा इसमें 1, मतलब ये अभी केवल किसका है, f ब्लॉक के एलिमेंट्स का, ठीक है, जनरली f ब्लॉक के तत्व का है। लेकिन कभी कभार लैंथेनाइड मतलब लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का अलग अलग पूछ लेता है। अगर अलग अलग पूछ ले भैया तब कैसे करेंगे, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं भैया। एक लैंथेनाइड का भी देख लेते हैं और एक्टिनाइड का भी। तो भैया हम पहले देखेंगे लैंथेनाइड। तो लैंथेनाइड का अगर पूछ लिया जाए तो लैंथेनाइड का क्या हो जाता है, देखिए इसमें हो जाएगा भैया, ये आपका कहाँ से शुरू होता है, जैसे ये एक्स ई जो है जीनोन जिसको पढ़ते हैं, एक्सॉन भी कहीं कभी कभार पढ़ते हैं, तो यहां तक लगभग सेम रहेगा, ठीक है ना, एक्स ई तक जैसा पीछे करते चले जाते हैं सब तत्व का वही रहेगा। फिर उसके बाद यहां पे ध्यान देना, ये आगे जाएगा तो 4F, ये आपका रहेगा 4F भैया आपका 1 से लेकर के 14 तक, ठीक। इसके बाद 5D हो जाएगा, ये आपका रहेगा 0 से 1, उसके बाद ये 6S ये 2 तक, ठीक है ना, 6S ये 2 तक रहेगा। इसी तरह से क्या हो जाएगा भैया, एक्टिनाइड का, एक्टिनाइड श्रेणी का भी हो जाएगा। एक्टिनाइड श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो यहां पे कहां से होगा, तो आप वहां पे जाएंगे, Rn दिख रहा है तो यानी रेडॉन तक सेम रहेगा, Rn तक सेम रहेगा भैया। फिर उसके बाद हमने बताया ना ये 4F कहलाता है तो ये 5F कहलाता है, 5F ये भैया 0 से इसमें 14 तक रहेगा। फिर उसके बाद ये 6D रहेगा 0 से 1 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद ये 7S यहाँ पे 2। तो ये आपका क्या हो जाता है, तो ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाते हैं। समझ में आया, इतना याद रखना रसगुल्लों कि इस चैप्टर में अगर आंतरिक संक्रमण तत्व में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व क्या है, या जिसको बोल सकते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है, ठीक, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, आप बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। चलिए जल्दी से इसको भी भाई छाप लीजिएगा। हो गया भाई। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। देखिए आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है पेपर में, वहां ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ये हम समझाने के लिए हमने आपको। अगला है कि लैंथेनाइड संकुचन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पूछेगा लैंथेनाइड आकुंचन पूछ लेगा या संकुचन पूछ लेगा, ठीक है ना, तो आकुंचन कहे चाहे संकुचन कहे वही चीज है, ठीक। देखिए आकुंचन या संकुचन का मतलब ही है सिकुड़ना, संकुचित होना, कम होना। तो ऐसे समझ जाइएगा कि देखिए इसमें इसका कारण भी पूछता है, तो ध्यान से समझना कि लैंथेनाइड तत्वों के जो परमाणु क्रमांक है वो बढ़ने के साथ साथ, यानी जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो इनकी परमाणविक जो त्रिज्या है और आयनिक त्रिज्या वो कम होती जाती है। मतलब इनका परमाणु क्रमांक जैसे ही बढ़ेगा, जितना ऊपर चलते चले जाओगे आप बच्चों, उतनी ही परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। कभी कभार पूछता है, ठीक है ना, बहुविकल्पी में भी पूछता है कि लैंथेनाइड तत्वों की परमाणु क्रमांक बढ़ने पर इसकी परमाणुक त्रिज्या में क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान से समझना, परमाणुविक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या कम होती जाती है। अब जब कम होती जाएगी तो आकार में कमी होने के कारण, यानी कमी होने की ये जो घटना है, इसी को लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। समझ में आ गया कि परमाणु क्रमांक बढ़ने पर
जो लैंथेनाइड तत्व होते हैं उनकी परमाणविक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्याएं घटती जाती हैं, कम होती जाती हैं। इस घटना को ही क्या कहते हैं, लैंथेनाइड आकुंचन या लैंथेनाइड संकुचन कहा जाता है। यह संकुचन इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। ठीक, कम प्रभावी परिरक्षण प्रभाव नाभिक के आकर्षण बल को क्या करता है, संतुलित नहीं कर पाता है। ठीक, क्योंकि छोटा सा बल लगेगा, काम ही नहीं होगा, जिसके कारण नाभिकीय आकर्षण बल अधिक रहता है, अतः इन तत्वों के आकार में कमी आ जाती है। ठीक है, तो ये हो जाता है लैंथेनाइड मतलब संकुचन या लैंथेनाइड आकुंचन। ठीक है, और आकुंचन का कारण भी पूछ ले, जनरली ऐसा ही पूछता है कि लैंथेनाइड संकुचन क्या है, लेकिन अगर फिर भी हम यहां पर बता दे रहे हैं, अगर पूछ ले कि कारण क्या है, तो कारण इनका है कि लैंथेनाइड मतलब ये कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण ही लैंथेनाइड संकुचन होता है। चलिए भैया इसको भी छाप लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, लैंथेनाइड मतलब संक्रमण तत्व तथा लैंथेनाइड के गुणों में समानता। देखिए समानता और भिन्नता दोनों पूछा जाता है। ठीक है, समानता और भिन्नता इसमें दोनों पूछा जाता है भैया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है, समानता और भिन्नता। बट यहाँ पे समानता ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर लगभग गुण मिलते जुलते रहे तो भिन्नताएं बहुत कम पूछी जाती हैं। तो संक्रमण तत्वों में और लैंथेनाइड के गुणों में समानता क्या होती है, समझ लेते हैं। पहला है कि संक्रमण तत्व ठीक तथा लैंथेनाइड धातु होते हैं। भैया पहला क्या है कि चाहे संक्रमण तत्व हो या फिर लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व हो, ये धातुएं, ये प्रायः क्या है, धातुएं होती हैं। दूसरा है कि इनके गलनांक व क्वथनांक सामान्यतः उच्च होते हैं, वो तो पहले भी बताया, चाहे संक्रमण तत्व हो या फिर लैंथेनाइड, इनका गलनांक उच्च होगा। नेक्स्ट है कि इनमें अधिकांश जो यौगिक हैं वह आयन है रंगीन होते हैं, अभी बताया ना भैया कि ये रंगीन आयन बनाते हैं, तो ये और लैंथेनाइड जो होता है इनके दोनों के तत्व लगभग रंगीन होते हैं। नेक्स्ट है कि इनके अधिकांश आयन जो हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं, तो अनुचुंबकीय गुण भी दर्शाते हैं, ये भी आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट है भैया कि संक्रमण तत्व तथा लैंथेनाइड दोनों ही संकुल यौगिक बनाते हैं। ठीक है, संकुल यौगिक। अब संकुल यौगिक में हमने बताया, जैसे आपने देखा होगा K3FeCN6, तो उपसार संयोजन यौगिक वाले चैप्टर में इस सब का IUPAC नामकरण कराया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना भैया, आपको Fe दिख रहा है, तो ये एक संकुल यौगिक होते हैं, जिससे आपने बहुत सारे देखा होगा भैया इस तरह से K4, यहाँ पे CO कोबाल्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे एक्वा लिखा है, तो इस तरह से, तो इसमें ज़्यादातर जो धातुएं हैं यानी वो संकुल यौगिक बनाती हैं। ठीक, यहाँ पर धातुएं आपका वही संक्रमण तत्व रहेगा या तो F ब्लॉक के तत्व रहेगा। ठीक, अगला है कि संक्रमण तत्वों के जो समान लैंथेनाइड भी क्या है, मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं, यानी इसमें क्या है, मिश्र धातुएं, ये भी क्या है, जैसे संक्रमण तत्व एक मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, तो उसी तरह से जो क्या होते हैं भैया लैंथेनाइड हैं, ये भी मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको भी भैया छाप लीजिए। हो गया भैया। देखिए बच्चों, इसमें एक और चीज पूछा जाता है, वो भी थोड़ा लेंदी है, उसको थोड़ा बता देते हैं। इसमें एक चीज और आपका पूछा जाता है, एक इसमें पूछा जाता है बच्चों पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। अब इसको थोड़ा हम एक्सपेरिमेंट के साथ एक प्रैक्टिकल करके थोड़ा समझाएंगे, इसलिए इसको हमने यहाँ पर नहीं बताया। एक पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4, जिसको लाल दवा भी कहा जाता है, इसके निर्माण की विधि पूछा जाता है।
ठीक है ना, उसको हम अलग से वीडियो लाएंगे, परेशान नहीं रहना बच्चों। जब मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज होगी उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ इतना है कि कभी कभार भूले भटके दे देता है। और दूसरा है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, एक और पूछता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो इसको भी पूछ लेता है, ठीक है। यहाँ पे K2Cr2O7, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसके भी निर्माण की विधि पूछ लेता है, ठीक। तो इसको भी हम लाएंगे, यूं मत समझना कि ये सब हम छुड़वा दे रहे हैं, नहीं भैया, केवल निर्माण की विधि है, समीकरण है, तो उसको हम अलग से, ठीक। जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज फिर से चलेंगे, जैसे पहले चैप्टर से 5 चैप्टर के बीच इंपॉर्टेंट, तो जो कि बचा खुचा रहेगा ना उसको भी हम निपटा देंगे। हमारे प्यारे रसगुल्ले परेशान ना रहें इस बात से कि कुछ भी नहीं छूटेगा, इतना गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भैया प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।